इसको अपना लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट चल रहा था। अपन डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ कर रहे थे और ये क्या चल रहा था, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अपन ने सीख लिया था कि भाई ये होती है अपने फूड पाइप। फिर उसके आगे अपन ने सीख लिया था स्टमक होता है। स्टमक के आगे ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ऐसा सीख लिया था। ये अंदर ही अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन चल रही है। ये कनेक्ट है बड़ी ट्यूब से लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और यहाँ से ये ओपनिंग एनएस। तो लार्ज इंटेस्टाइन अपनी चल रही थी, उसी को अपन आगे देखते हैं उसके बारे में ही। इस तरह से ये लार्ज इंटेस्टाइन थी, स्मॉल इंटेस्टाइन को सराउंड कर रही है। लार्ज इसलिए बोल रहे हैं कि ये वाइड है, और आगे एक ओपनिंग है, इसे एनएस बोलते हैं। ये रहा, ये लार्ज इंटेस्टाइन, इसको यहाँ ड्रॉ करा गया है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब हो जाता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन की खासियत क्या होती है, इसकी जो इनर वॉल होती है उसमें से फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं। मतलब अंदर की वॉल में ऐसे फिंगर जैसे प्रोजेक्शन होते हैं, इन्हें बोलते हैं विलाय। ये फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो ब्लड बह रहा है इसके अंदर, ये ब्लड इस फूड को पूरे बॉडी में पहुंचा देता है। अब उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, वहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, और फाइनली यहाँ पर ये पार्ट होता है, लास्ट पार्ट इसे रेक्टम बोलते हैं, यहाँ पर स्टोर होता है, और फिर एनएस से बाहर निकल जाता है वेस्ट। इस तरह से ये चलता है पूरा प्रोसेस डाइजेशन का। ठीक है, तो इसको अपन एक बार लैंग्वेज के थ्रू देखते हैं, क्या मैंने बोला इतना सारा। तो अगर समझ में नहीं आया हो तो वापस से देखते जाएं, और धीरे धीरे सब चीज़ें वापस से एक्सप्लेन करी जा रही है। जो ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कॉम्प्लेक्स एनिमल होता है ये, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। वो जो लंबी सी ट्यूब है ना, माउथ से लेकर एनएस तक की पूरी जो ट्यूबें चल रही है, जो भी चल रही है, दैट आर कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। और साथ में कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, वो जो ट्यूब है ना, उसको अलग अलग पार्ट में नाम भी दे दिए कुछ। कहीं पे उसका नाम ईसोफेगस दे दिया, नीचे स्टमक दे दिया, नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन दे दिया, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनएस, ये सब एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं। और जो ग्लैंड्स है ना, सेलिवरी ग्लैंड, लिवर, पेनक्रियाज, ये सब साथ में लगे हुए ग्लैंड्स हैं, एसेसरी ग्लैंड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका। अब देखते हैं अपन स्ट्रक्चर, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ये अभी बताया आपको। एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब है जिसमें माउथ भी आ रहा है, मतलब माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सबको मिला के एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और ग्लैंड्स कौन कौन से काम आ रहे हैं, माउथ के अंदर क्या होता है, सेलिवरी ग्लैंड, पेट में स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, और क्या होता है साइड में, लिवर, और क्या होता है, पेनक्रियाज। ये सारे ग्लैंड काम आएंगे। यहाँ तक एक बार वापस से स्क्रीनशॉट ले लें इतने पार्ट का, और रीड करके देख लें। कोई भी डाउट आए भेज दें मुझे। चलिए अब इसके आगे देखेंगे।
माउथ और बकल कैविटी के बारे में समझेंगे। माउथ में टीथ होते हैं और टंग होती है, ठीक बात, ये तो पता है सभी को। सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। टंग हैज गस्ट्रेटरी रिसेप्टर, मतलब टेस्ट के रिसेप्टर होते हैं। सेंस ऑफ टेस्ट टंग से होता है। टंग हेल्प इन टर्निंग ओवर द फूड, बार बार इधर उधर घुमा रही है फूड को, सो दैट सलाइवा मिक्स इट विथ प्रॉपर्ली, ताकि माउथ के अंदर जो सलाइवा है, लिक्विड है, वो उसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। मतलब सोचते जाओ अपनी खुद की बॉडी के बारे में, सोचो कि माउथ में तुम्हारे फूड ही पड़ा हुआ है, तुम चबा रहे हो। टीथ हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड, दांत क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। जो खाना खाया है उसको ब्रेक करते हैं ना, स्मॉलर पार्टिकल्स में, ताकि अंदर के डाइजेस्टिव जूसेज उनको अच्छे से गला सकें, ठीक बात। अच्छा, यहाँ तक एक बार वापस माउथ से रिलेटेड, माउथ को बकल कैविटी भी बोलते हैं। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और नोट कर लें अपनी नोटबुक के अंदर, नोट्स कॉपी में, ठीक है। वो आपकी सेल्फ नोट्स कॉपी है, उसको चेक नहीं करा जाता है, पहले ही आपको समझा रहे हैं। चलो अब इसके बाद और चीज़ें देख लेते हैं। माउथ में 4 तरह के टीथ होते हैं, ठीक है। द इंसिजर टीथ आर यूज्ड इन कटिंग, इंसिजर होते हैं जो कटिंग के काम आते हैं, ऐसी छोटी क्लास में पढ़ा था तुमने। कैनाइन होते हैं, वो टीयरिंग में काम आते हैं, ठीक है। प्रीमोलर होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा ग्राइंड करने के काम आते हैं, और मोलर्स अच्छे से चबाने में, फाइन ग्राइंडिंग में काम आते हैं। 4 तरह के दांत होते हैं। कोई अभी अपने एनसीईआरटी बुक में इनका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसलिए ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में मैंने बता दिए। 8th क्लास 7, 6 में आ जाते हैं ये टीथ के टाइप, तो आप तो अभी नाम याद रख लो, और आपको इनकी जानकारी चाहिए हो तो आप सर्च कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। ये पूरा सिस्टम है, डाइजेस्ट सिस्टम। डायग्राम अगर किसी को विजिबल नहीं हो प्रॉपर तो एनसीईआरटी बुक से देख लें, सेम वही बुक का डायग्राम ही है। चलो अब मतलब एक एक पार्ट को अच्छे से समझते जा रहे हैं। सलेवरी ग्लैंड होता है, वो सलेवा बनाता है, फूड को स्लिपरी बना देता है। स्लिपरी होगा तो अच्छे से फूड पाइप में नीचे जाएगा ना, ठीक है। सलेवा कंटेन एंजाइम सलेवरी एमाइलेस, इसको टाइलिन भी बोलते हैं, पी साइलेंट रहेगा, टाइलिन। क्या बताया था इसका फंक्शन सलेवरी एमाइलेस का? ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करके किस में बदल देता है? शुगर में, ठीक है। तो ध्यान से सीखते जाओ। क्या हुआ? माउथ में टीथ थे, टंग है। टीथ, माउथ क्या करता है? फूड को अंदर लेने में मदद करेगा। टीथ क्या करेगा? चबाने में मदद करेगा। टंग क्या करेगा? रोलिंग करने में मदद करेगा, टेस्टिंग करने में मदद करेगा। सैलिवरी ग्लैंड में क्या होता है? सलाइवा होता है, वो क्या करता है? सलाइवा में एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेस, वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोस में। एक शुगर है, मतलब अगर तुम ज़्यादा देर तक चबाते रहोगे ना चपाती को, चावल को, तो थोड़ी देर में मीठा मीठा सा टेस्ट आने लग जाएगा माउथ में। क्यों आ गया? क्योंकि क्या बन गया है? शुगर बन गई है, उससे एक प्रकार की शुगर है, इसे बोलते हैं माल्टोस। शुगर भी बहुत सारे तरह की होती है, अपन जो खाते हैं वो अलग शुगर है ना। ग्लूकोज एक अलग शुगर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम से सब चीज़ें क्लियर हो गई, माउथ के अंदर का सारा काम। चलो अब आ गए फूड पाइप पर। उसको क्या समझा था अपन ने? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, मतलब रिदमिक कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है। रिदमिक रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल टू पुश द फूड फॉरवर्ड। मसल्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती रहती है, फैलती है, दबती है, इसे फूड नीचे धक्का लगता है, इसे बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। चलो फूड धक्का लग लग के पहुंच गया कहाँ? माउथ से स्टमक में, फूड पाइप से स्टमक में। अब समझेंगे स्टमक में क्या होता है। वैसे तो अपन डायग्राम में पहले ही समझा दिया, लेकिन फिर भी अब लैंग्वेज देख रहे हैं। स्टमक इज ए बैग लाइक ऑर्गन, ठीक बात। हाईली मस्कुलर वॉल होती है उसकी, स्टमक की, जो फूड को चर्ण पीसने में मदद करती है।
भाई वो भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता रहता है और फूड को ऐसे दबाता रहता है ना। जो वॉल है स्टमक की वो HCl बनाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो जर्म्स को मार देती है, फूड को एसिडिक बना देती है। और एसिडिक मीडियम में जो एंजाइम होता है ना पेप्सिन, वो काम करता है, ये पार्शियल डाइजेशन करता है प्रोटीन का, थोड़ा थोड़ा डाइजेशन करता है। अच्छा, म्यूकस भी होता है जो कि वॉल ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, एसिड से डैमेज नहीं होने देता। ये आ गया होगा समझ में आपको। तो क्या था, इसको देखें, स्टमक के अंदर क्या था, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। उसका एक कंपोनेंट पेप्सिन, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, एक कंपोनेंट म्यूकस HCl, ये जर्म्स को मारता है, एसिडिक बनाता है मीडियम। एक म्यूकस नाम का कंपोनेंट स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है, एसिड से डैमेज नहीं होने देता। ये स्टमक है, इसकी वॉल पर लगा रहता है म्यूकस, जो इसको एसिड से डैमेज होने से बचाता है। ठीक है, ले लो यहाँ तक स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आ गए हैं। अपन ऐसे कॉइल्ड ट्यूबें बनाई थी ना स्टमक के आगे, इतनी सी कॉइल्ड बनाए, ऐसे बहुत सारी होती है कॉइल्ड, इन्हें बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये लॉन्गर होती है लार्ज इंटेस्टाइन से, फिर भी स्मॉल क्यों कहा, क्योंकि इसका अंदर का पार्ट ये नैरो होता है। ल्यूमेन मतलब अंदर का पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम। ये अभी अपने सिलेबस में इनका नाम नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके भी पार्ट है। लिवर लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, याद रखना। लिवर बाइल जूस बनाता है और वो स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। ऐसा सिखाया था ना, ऐसे मशरूम शेप का ऑर्गन बनाया था और यहाँ पर ये ऐसे गॉल ब्लैडर बनाया था। लिवर ये था, है ना, ये बाइल जूस बनाता है और ये यहाँ पे जाके इकट्ठा होता है गॉल ब्लैडर में। ये बाइल जूस करता क्या है, फैट को एमल्सिफाई करता है। ठीक है, ध्यान रखना। एक पेनक्रियास भी सिखाया था, लीफ जैसा ग्लैंड स्टमक के नीचे था ना, पेनक्रेटिक जूस बनाता है, बेसिक मीडियम में काम करते हैं इसके जूस, सब बताया था ना। और वो फैट को भी डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन को भी और डाइजेस्ट करते हैं। देखो फ्लो चार्ट के रूप में देखते हैं इसको। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी होते हैं, वो इंटेस्टाइनल जूसेस बनाते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट को सबको ग्लूकोज में बदल देते हैं, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और प्रोटीन को गला के अमीनो एसिड। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर भी अपना जूस भेजता है, जो क्या करता है, फैट को एमल्सिफाई करता है। पेनक्रियास भी अपना जूस भेजता है, पेनक्रेटिक जूस कहते हैं, जिसमें ट्रिप्सिन होता है जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, और लाइपेस होता है जो एमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करता है। बाकी काम तो ये इंटेस्टाइन के जूसेस कर ही देते हैं। लिवर ने अपना काम करा, पेनक्रियास ने करा, और इंटेस्टाइन के जूसेस ही कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं इन तीनों चीज़ों का। जो बचा कुछ है उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर देंगे। फिर एक चीज़ और मैंने एक्सप्लेनेशन में बताई थी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसके अंदर की वॉल में ऐसे फिंगर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसा सिखाया था। ये देखो ऐसे बना देता हूँ हॉरिजॉन्टल, और ये ऐसे फिंगर जैसे स्ट्रक्चर, ये वापस से ये दूसरा जगह, ये फिंगर जैसे स्ट्रक्चर। ये अंदर की ट्यूब है, इसमें यहाँ पे खाना आ रहा है, फूड आ रहा है ना। तो ऐसे फिंगर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उनका क्या नाम दिया था, विलाय। इनकी वॉल बहुत पतली है, जो फूड इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे बढ़ रहा है तो इसकी वॉल में घुस जाता है। अंदर ब्लड है, वो ब्लड उसको सारे शरीर में पहुंचा देता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में फिंगर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उसका नाम क्या होता है, विलाय।
ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। तो ये जो पढ़ाया है ये इसी की लैंग्वेज लिखी हुई है, इसमें कुछ वर्ड एक्स्ट्रा हैं जो बुक में नहीं है, आप पढ़ो तो देख लेना, ये तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये भी एक्स्ट्रा है, ये अपनी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, पढ़ो तो देख लेना, अपने आप पढ़ लेना, नहीं आए समझ में तो पूछ लेना। चलो अब लार्ज इंटेस्टाइन देखते हैं। इट इज स्मॉलर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। भाई नाम तो लार्ज दिया, लेकिन बात क्या है, ये स्मॉल है। ये क्या है, स्मॉल है। फिर भी लार्ज क्यों दिया, क्योंकि इसका ल्यूमन वाइड है। ल्यूमन मतलब अंदर का स्पेस वाइड है। अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे वेस्ट बोलते हैं। सम वाटर सॉल्ट आर एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अनडाइजेस्टेड फूड फिर रेक्टम में जाता है और फिर वहां से एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ध्यान रखना, और बाकी का जो वेस्ट है वो एनएस से निकाल देता है। तो ये अपना इस तरह से कंप्लीट हो गया है पूरा आपका एक सेक्शन चैप्टर का डाइजेशन। तो न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस अपना इस तरह से अपन ने निपटा दिया है। तो ये सारे जूसेस आए हैं, इसको आराम से बैठ के पढ़ना, एक बार में जरूरी नहीं है याद होता है ना। इस डायग्राम मेनली पहले पढ़ लेना, फिर डायग्राम को सामने रख के सोचना कि माउथ में क्या हुआ था, ईसोफेगस में क्या हुआ था, फिर सोचना स्टमक में क्या क्या इवेंट हुए थे, फिर सोचना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में किस किस ने अपने जूसेस भेजे थे, क्या क्या इवेंट हुए थे, फिर सोचना लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा था, फिर सोचना कि एनएस क्या कर रहा था। ऐसे एक एक पार्ट को दिमाग में बैठाना, एक एक पार्ट को अच्छे से सोचो, समझो, देखो। पहले माउथ को अच्छे से समझ लो, भाई माउथ आ गया, क्लियर है, फिर आगे बढ़ो, स्टमक की तरफ बढ़ो। ऐसे एक एक चीज़ को आराम से समझते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। यहाँ से खाना खाया, यहाँ गया, पेट में गया, इन ट्यूबों में गया, एब्जॉर्ब हुआ, और वेस्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन में गया और यहाँ से निकल गया। इतनी सी कहानी है। ठीक है, चलिए अब अपन नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। वो है क्या, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में दो चीजें ध्यान रखना, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। एयर की प्रेजेंस में एरोबिक, एयर की एब्सेंस में एनारोबिक। ठीक बात। तो प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग यूटिलाइज फूड टू गेट एनर्जी। जो फूड खाया है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर एनर्जी देगा, मतलब कुल मिला के फूड से एनर्जी मिलना। दिस इज रेस्पिरेशन। जनरली क्या है, रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू ऑक्सीडाइज फूड एंड प्रोड्यूस एनर्जी। आपने छोटी क्लास में सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पर होता है ये काम, और एनर्जी जो बनती है उससे कुछ मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज होते हैं, उन्हें बोलते हैं एटीपी। 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। और एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। जब जरूरत होगी तो एटीपी इधर से उधर जाके एनर्जी देके आएगा। तो जो फूड खाया है सेल में जाएगा, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया तक जाएगा, डाइजेस्ट होने के बाद वहां पर ऑक्सीजन भी आएगी और दोनों मिलेंगे और एनर्जी बनेगी। दिस इज रेस्पिरेशन। यही होता है मोस्टली। अब इसमें क्या क्या स्टेप्स आ रही है रेस्पिरेशन के दौरान, वो चीज़ें समझनी है, वो चीज़ें अपन देखेंगे। रेस्पिरेशन के दौरान क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, इसको अपन, ये लैंग्वेज लिखी हुई है, इस लैंग्वेज को अपन बाद में पढ़ेंगे, रीड करेंगे। तुम स्क्रीनशॉट तो ले लो। ये जितनी भी लैंग्वेज है इसको एक फ्लो चार्ट से समझने जा रहे हैं अब अपन, ठीक है। तो चलो फ्लो चार्ट से समझते हैं, फिर आ जाएंगे वापस बैक। ये है मेनली ये चार्ट, इसी से सारा काम हो रहा है। ऊपर की सारी थ्योरी इसी से क्लियर हो रही है। तो अपनी बॉडी में ग्लूकोज होते हैं, उसमें कितने कार्बन होते हैं, 6। वो साइटोप्लाज्म में जाता है, वहां पर जाके साइटोप्लाज्म के अंदर लाइसोसोम
जो होते हैं ना वो अपने केमिकल से इनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, ग्लूकोज को पायरुवेट में बदल देते हैं, पायरुवेट नाम का केमिकल बनता है। जब इस पायरुवेट को ऑक्सीजन मिलती है अच्छे से, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ये ब्रेक डाउन होकर CO2 वाटर और एनर्जी बना देता है। क्या बना देता है? CO2 वाटर और एनर्जी। कौन? पायरुवेट। लेकिन अगर ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलती तो अपने मसल्स में ये ब्रेक डाउन होकर लैक्टिक एसिड बनाता है, जिससे मसल्स में पेन होता है। और ईस्ट नाम का ऑर्गेनिज्म है या प्लांट है, उनमें तो क्या बन जाता है? कन्वर्ट हो जाता है एथेनॉल और CO2 में। ये दो को एनारोबिक कहेंगे। ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर होगा तो ये काम होगा, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सारा होगा थोड़ा फोड़ी ब्रेक डाउनिंग। दिस इज एरोबिक। इसमें बहुत एनर्जी निकलती है, इनमें इसके कंपैरेटिवली बहुत कम निकलती है। फिर से समझे, ग्लूकोज इसमें 6 कार्बन होते हैं, फूड के डाइजेशन के बाद बनता है। वो सेल में साइटोप्लाज्म में गया, वहाँ लाइसोसोम ने उसको ब्रेक डाउन करके पायरुवेट बनाया। पायरुवेट अगर प्लांट सेल में है या ईस्ट सेल में है या अपने मसल्स में और ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही, तो ये ब्रेक डाउन होके प्लांट में तो एथेनॉल और CO2 बनाएगा और अपने शरीर में लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाएगा। और इस लैक्टिक एसिड से मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं, दुखती मसल्स। और अगर ये ही बात पायरुवेट एसिड ऑक्सीजन पूरी मिल रही है अच्छे से अपन को, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ये ब्रेक डाउन होके CO2 वाटर और एनर्जी बनाता है। इसे बोलते हैं एरोबिक। इस दौरान ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो ये एनारोबिक, ये एरोबिक। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो एरोबिक, लैक में हो तो एनारोबिक। ठीक है, नोट कर लें इसको, स्क्रीनशॉट ले लें फिर नोट कर लेना। चलो, तो अब ये जो भी अपन ने अभी फ्लो चार्ट देखा, इसको टेबुलेट डिफरेंस में देखो। एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ये एब्सेंस या लैक में होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें एंड में CO2 वाटर बनता है। इसमें प्लांट में तो अल्कोहल बनता है और एनिमल में लैक्टिक एसिड बनता है। इसमें मोर एनर्जी रिलीज होती है, इसमें लेस एनर्जी रिलीज होती है। इसमें ग्लूकोज पायरुवेट में बदला, फिर CO2 वाटर और एनर्जी बनी। इसमें ग्लूकोज पायरुवेट में बदला, फिर एथेनॉल और वाटर और एनर्जी बनी। और मसल्स में ग्लूकोज पायरुवेट में बदला और लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनी। फ्लो चार्ट को ही लिख दिया बस यहाँ पर, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के लैक या एब्सेंस में हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक, ये हो रहा है साइटोप्लाज्म में। इसमें लास्ट में CO2 वाटर बन रहा है, इसमें एथेनॉल और लैक्टिक एसिड बन जाता है। इनमें CO2 वाटर एनर्जी रिलीज होती है। इसमें ये इक्वेशन अभी अपन ने फ्लो चार्ट में देखी है। ले लीजिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट। तो अब आ जाते हैं अपन ऊपर, जो भी पढ़ा है उधर यहाँ पर काम आएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन, दिस इज रेस्पिरेशन हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक बात, एनर्जी एंड रिलीज्ड हो गया। नीचे जो पढ़ा है उसी को लैंग्वेज में लिख दिया। एनारोबिक, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ऑकर्स इन एब्सेंस और लैक और लिख देना है ना। पायरुविक एसिड इज आइदर कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल, प्लांट हुआ तो एथेनॉल और एनिमल हुआ तो लैक्टिक एसिड। ठीक है, ईस्ट में कुछ बैक्टीरिया में ये होता है ऐसा। आगे सब में ये चीज़ें तो नीचे ही बता दी है। ये इक्वेशंस यहाँ पर ही आ गई, वापस रीड करने की नीड ही नहीं है, यहाँ पर आ रहा है। एथेनॉल का फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना, C2H5OH, ये लैक्टिक एसिड है। CH3CH OH, तो ऐसे सकते मसल्स के में पेन हो रहा है, क्यों हो रहा है? भागते हैं, ज़्यादा काम करते हैं। देखना, when someone runs fast and experiences pain in leg muscles, this happens because anaerobic respiration take place in muscles. During running, energy demand of muscles increases, है ना। और ये एनर्जी कहाँ से पूरी होगी? एनारोबिक रेस्पिरेशन से पूरी होगी। ये लैक्टिक एसिड बनेगा। डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉज पेन इन मसल्स। ठीक बात। और रेस्ट करेंगे तो वो धीरे धीरे यूरिनरी सिस्टम में चल जाएगा। लैक्टिक एसिड और यूरिन जब जाएंगे लैक्टिक एसिड शरीर से निकल जाएगा।
और थकान मिट जाएगी। चलिए अब अपन देखेंगे कि किस किस ऑर्गेनिज्म में क्या क्या ऑर्गन है रेस्पिरेशन के लिए, वो चीज़ अपन देखेंगे। ठीक है, एक्सचेंज हो रही ना कैसे, तो मछलियों में गिल्स के थ्रू होगी, ध्यान रखना, ऐसे अंडरलाइन चीज़ें ध्यान रखना, गिल्स के थ्रू। प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। प्लांट के अंदर सारे पार्ट को ही करना पड़ेगा रेस्पिरेशन, रूट स्टेम लीफ को, क्योंकि अलग से कोई रेस्पिरेटरी पार्ट नहीं है उसके पास। ठीक है, समझ में आ गया। ह्यूमन बीइंग में लंग्स से होता है, किसी में स्लो रेट होती है रेस्पिरेशन की, किसी में फास्ट रेट होती है, किसी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, किसी को कम चाहिए होता है। बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पढ़ ले अपने आप, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना ये अपने आप, स्मॉल पॉइंट्स है, अपने आप समझ में आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब आ जाते हैं ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ, इसको समझेंगे, डायग्राम से समझते हैं, फिर इन सारे पॉइंट्स की तरफ वापस आएंगे। देखो ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये एक नोज होती है, ठीक बात, ये पीछे तो फूड पाइप है और आगे विंड पाइप है। इसे नॉस्ट्रिल भी कहते हैं, NOSTRIL। इस नॉस्ट्रिल में हेयर होते हैं और म्यूकस होते हैं जो एयर को फिल्टर कर देते हैं। ठीक है, ये फूड पाइप। इसको कहते हैं विंड पाइप या ट्रेचिया। इसकी खासियत क्या होती है, इसमें कार्टिलेज की रिंग्स होती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो इसको हमेशा ओपन रखती है, सिकुड़ने नहीं देती। यहाँ पर स्टार्टिंग में होता है वॉइस बॉक्स, वॉइस प्रोड्यूस होती है, लार्नेक्स भी कहते हैं, या लैरिंक्स भी बोल देते हैं कोई कोई। ठीक है, जब ये विंड पाइप लंग्स में जाती है तो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, इन्हें ब्रोंकाई बोलते हैं, और वो भी और फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, उन्हें ब्रोंकियोल्स। और इनके एंड में बैलून जैसी स्ट्रक्चर के सेल्स होते हैं, बैलून जैसे स्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं, इन्हें एल्वोलाई या एयर सैक बोलते हैं। फिर से एक बार इतना समझ लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम नॉस्ट्रल से स्टार्ट हो रहा है, इसमें हेयर और मुकस है जो एयर को फिल्टर करते हैं। विंड पाइप, इसमें रिंग्स है कार्टिलेज की जो विंड पाइप को कोलैप्स नहीं होने देती। ये लंग्स में जाके दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, उन्हें ब्रोंकाई, और फाइन ब्रांचेस हो जाती हैं इन्हें ब्रोंकियोल्स, बहुत सारी ऐसी। और लास्ट में बैलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं इन्हें एल्वोलाई, और इसकी पूरी कवरिंग को ये लंग्स। ठीक है, यहाँ पर नीचे मेम्ब्रेन होती है, इसे डायफ्राम कहते हैं। अच्छा, लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हड्डियाँ भी होती है, रिब्स कहते हैं। प्रोटेक्शन के लिए क्या होती है, रिब्स होती है, इसे रिब्स होती है जो इनको लंग्स के अंदर की चीज़ों को प्रोटेक्ट करती है। वो रिब्स इस डायफ्राम से चिपकी हुई रहती है। ये है अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसा होता है। अब इसी को अपन लैंग्वेज में पढ़ेंगे, सब चीज़ें जो मैंने बोली है ना, देख लें एक बार, वीडियो को बैक भी कर सकते हैं ताकि आराम से धीरे धीरे सुन लें मैंने क्या बोला है। चलिए बैक जा रहे हैं अपन। नॉस्ट्रिल, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ लंग, दो लंग्स होते हैं, और वो लंग्स बहुत सारी ट्यूबों से अटैच होते हैं, है ना, सबके बारे में सीखते हैं। नॉस्ट्रिल, दो नॉस्ट्रिल है, ठीक है, दोनों मिलके एक कॉमन पैसेज बना रही है। द इनर लाइनिंग ऑफ नॉस्ट्रिल इज लाइंड विद हेयर एंड वेट ड्यू टू म्यूकस, है ना।
और म्यूकस और हेयर हेल्प इन फिल्टरिंग द डस्ट पार्टिकल, जो भी सांस ले रहे हो डस्ट जा रही है उसको फिल्टर करेंगे। एयर को वार्म भी कर देंगे ताकि आराम से नीचे भागे एयर। चलो अगला, फेरिंग्स, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कंटिन्यू आफ्टर नेसल पैसेज। नोज के बाद जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसे फेरिंग्स बोलते हैं। लारिंक्स, ये फेरिंग्स के बाद का पार्ट है, इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, अभी बताया था। ट्रेचिया, इस पर रिंग्स होती है कार्टिलेज की, इसे विंड पाइप भी कहते हैं। ब्रोंकाई, ये क्या होती है, विंड पाइप 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, उन्हें ब्रोंकाई कहते हैं, और उनके फर्दर ब्रांचेस को ब्रोंकियोल्स कहते हैं। अभी सिखाया ना ये सारा, वापस से बैक जाके डायग्राम देख सकते हो, अभी जो बनाया मैंने वही सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर लास्ट में क्या सिखाया था, एल्वोलाई, ये ऐसा बैलून जैसे स्ट्रक्चर। एक यहाँ पर बना देता हूँ, ये मैंने एक एल्वोलाई बना दी, थोड़ा बड़ा करके, बिल्कुल ये छोटे छोटे गोले दिख रहे हैं ना, इसको एक बड़ा करके, और इसके ये अंदर की वॉल भी बना देता हूँ। ये जो सांस लेते हैं गैसेस अंदर आती है ना, वो यहाँ से आती है और इस बैग में भर जाती है एल्वोलाई में। यहाँ से सांस ले रहे हो ना, वहाँ जाएगी 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 और अंदर अंदर जाएगी अंदर जाएगी, एल्वोलाई में जाके भरेगी। अब इसकी जो वॉल है ना, ये बहुत पतली है, ये वाली वॉल, अंदर की वॉल इतनी पतली है कि ये गैसेस आराम से डिफ्यूज हो जाएंगे इसके अंदर, और ब्लड है वो इन सारी गैसेस को फटाफट कैरी करके ले जाएगा। ये ब्लड होता है, यहाँ पे बह रहा होता है ब्लड। एरिया भी बहुत ज़्यादा, देखो कितना बड़ा एरिया, सांस लेते हो तो चेस्ट फूल जाता है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस आएगी। ब्लड सप्लाई भी बहुत अच्छे अमाउंट में, अंदर की वॉल भी बहुत थिन है, इतने सारे फीचर हैं इसमें, तो आराम से जो गैसेस अपन इनहेल करी है वो ब्लड के अंदर पहुंच सकती है। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जो गैसेस को डिसॉल्व करके सब जगह पहुंचा देता है। देख लें एक बार, चलिए अब इसके आगे बढ़ रहे हैं, तो वो पाथ देख लेते हैं कहाँ से गैसेस आ रही है, कहाँ पर जा रही है। नॉस्ट्रल, नोज से, उसके बाद नेसल पैसेज, आगे के रास्ते को नेसल पैसेज, पूरी को क्या नेसल कैविटी, उसके आगे की ट्यूब को फेरिंग्स, उसके आगे लैरिंग्स, फिर आगे ये ट्रेचिया, फिर ये ब्रोंकस, फिर ब्रोंकाई, सब जगह फैल गई। ये सारा पाथवे है, ठीक है। तो अभी मैंने जो फर्स्ट डायग्राम में सिखाया उसको ध्यान रखो, बस वही है सारा। अब समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इसको भी डायग्राम से समझेंगे। देखिएगा डायग्राम की तरफ आ रहे हैं। देखो जब अपन इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो डायफ्राम जो होता है वो फ्लैट हो जाता है, उससे जो रिब्स जुड़ी हुई है वो थोड़ी ऊपर उठ जाती है और चेस्ट का एरिया बड़ा हो जाता है। सांस लेते हैं तो सिंपली बात चेस्ट का एरिया बड़ा हो जाता है। एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर आएगी और अंदर लंग्स में भरेगी आराम से, ठीक है। वो ब्लड उसको सब जगह ले जाएगा, यूज हो जाएगी और CO2 आएगी। अब वो जो CO2 आ गई है, इसमें भर गई है CO2, तो क्या होगा, डायफ्राम रिलैक्स होगा और ये चेस्ट सिकुड़ेगा और अंदर की एयर बाहर निकल जाएगी। दिस इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन में डायफ्राम तो ऐसा चेंज आया, ऐसा डायफ्राम फ्लैट हुआ कि रिब्स को उसने उठा दिया और फैला दिया और ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस अंदर आने की जगह बना दी, और गैसेस निकालनी थी तो डायफ्राम रिलैक्स हुआ और चेस्ट छोटा हुआ और सारी गैसेस बाहर निकल गई, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से। तो क्या इवेंट हुए इसको अपन यहाँ पर पढ़ लेते हैं। द ब्रीथिंग मैकेनिज्म ऑफ लंग्स इज कंट्रोल बाय डायफ्राम। डायफ्राम से कंट्रोल होता है। डायफ्राम इज अ मेम्ब्रेन
विच सेपरेट थोरासिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमेन, मतलब अपने चेस्ट को पेट से नीचे के पार्ट से सेपरेट करती है। व्हेन डायफ्राम मूव डाउन, जब ये मेम्ब्रेन नीचे आती है तो लंग्स को जगह मिलती है फैलने की और एयर अंदर आती है। और जब डायफ्राम मूव अप तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, और एयर एक्सहेल हो जाती है। देखो ऐसा शेप से समझो, ये री शेप, इस शेप में तुम्हें ये मूव्स डाउन मूव अप दिख रहा होगा। ये डायफ्राम ये मूव्स डाउन होता है तो जगह बढ़ जाती है, चेस्ट बड़ा हो जाता है, और अप ऐसे ऐसे जाती है तो यहाँ से सिकुड़ता है और एयर बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो अब इसी चीज को अपन लैंग्वेज में देख लेते हैं। इनहेलेशन, ड्यूरिंग इनहेलेशन चेस्ट कैविटी एक्सपांड, ठीक बात, उधर उल्टा हो रहा है। इनहेलेशन में रिब्स लिफ्ट अप, रिब्स ऊपर उठती, सांस लेते हो, लेके देखो भाई, अच्छे से देखो, गहरी सांस लो, पता चलेगा रिब्स ऊपर उठ रही है। सांस छोड़ो, पता चलेगा डाउन हो रही है। इनहेल के दौरान डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, जबकि इसमें डोम शेप हो जाता है। इनहेल के दौरान वॉल्यूम जो होता है एयर का वो बढ़ जाता है लंग्स में, जबकि एक्सहेल में बाहर निकाल दिया ना तुमने, घट जाएगा। तो ये हो गया है अपना रेस्पिरेशन पार्ट कंप्लीट। तो इस तरह से अपने चैप्टर का दूसरा सेक्शन अपन ने कंप्लीट कर दिया है, रेस्पिरेशन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, इस डायग्राम का भी ले लें, और अच्छे से अपने सेल्फ नोट्स में सब चीज़ें बनाएं। चलिए अब अपन आगे देख रहे हैं, वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन नाम का लाइफ प्रोसेस अब अपन देखेंगे। बॉडी से मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रांसपोर्टेशन। अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड वाला, बहुत बढ़िया सिस्टम है, जो फूड ऑक्सीजन सबको ले जाता है, वेस्ट को। ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है, दोनों में होता है, ध्यान रखिएगा। तो ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट वाले सिस्टम को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, जिसमें हार्ट होता है, वेन्स होता है, आर्टरीज होती है, बहुत सारी ट्यूबें भी होती है, और पंपिंग ऑर्गन भी होता है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। देखिए इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर है हार्ट का। ये लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है, ध्यान से देख लें। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से इस पार्ट में आगे बढ़ता है, इसे एट्रियम बोलते हैं, जब ये रिलैक्स होता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे चल जाता है। अब जब ये नीचे का पार्ट, इसे वेंट्रिकल बोलते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से निकलता है, ये रेड रेड सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए शो कर रहा हूँ मैं, और यहाँ से सारे बॉडी में पहुँचा दिया जाता है ऑर्टा नाम की आर्टरी से। देख लो, इतना पार्ट एक बार समझ लो, फिर वापस से आगे समझेंगे। अपने लंग्स से ऑक्सीजन जब ब्लड में मिलती है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक कौन लाता है? पल्मोनरी वेन। जिस पार्ट में ला रही है उसे बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। जब वो एट्रियम में आके ब्लड भरता है और वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड नीचे जाता है, उसे बोलते हैं वेंट्रिकल। जब ये वेंट्रिकल नाम का पार्ट, ये नीचे का पार्ट को वेंट्रिकल कहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड यहाँ से निकलता है और सारे शरीर में पहुंच जाता है। तो यहाँ से तो आया, इस पार्ट के थ्रू आया, यहाँ पर आके फिल हुआ, नीचे गया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ से निकला, यहाँ से होते हुए सारे शरीर में पहुँच गया। ये हुआ काम, वापस समझ लो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आया हार्ट में, इस पार्ट में, इस पार्ट को बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, आके फिल हुआ, फिर वो नीचे गया, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फिर हार्ट ने उसको पंप करके सारी शरीर में भेज दिया। ठीक है,
इतना समझ में आ गया होगा। अब सारे शरीर ने ऑक्सीजन काम ले ली और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में पहुंचाया गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये वापस सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचा दिया गया? हार्ट में। भाई ऊपर के पार्ट को कुछ नाम दे दिया क्या? राइट एट्रियम। वहां से नीचे गया पंप होके, वेंट्रिकल कहते हैं, और यहाँ से निकला और वापस से लंग्स में चले गया ऑक्सीजनेशन होने के लिए। इस तरह से सारा काम हुआ। तो लेफ्ट पार्ट में ऑक्सीजनेटेड आएगा, पंप होके सारे शरीर में जाएगा, सारा शरीर ऑक्सीजन लेके वापस से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको भेज देगा राइट पार्ट में, राइट पार्ट वापस पंप करके लंग्स में भेजेगा और ये साइकिल चलती ही रहेगी। ठीक है। अच्छा, जो ट्यूब लेके जा रही है ब्लड को वापस लंग्स में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, उसे बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। बहुत प्रेशर से जा रहा है ब्लड, हार्ट से निकल के आता है तो बहुत प्रेशर से आता है, इसलिए आर्टरी की जरूरत है। आर्टरी ऐसी ट्यूबें होती है जो बहुत ज़्यादा प्रेशर को सहन कर सकती है, ये ध्यान रखना। ठीक है। और जो ट्यूबें ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट में ला रही है उनका नाम है वेना कावा। क्या नाम है? वेना कावा। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो बेसिकली क्या हुआ, ये ब्लड आया इस पार्ट में, यहाँ से पंप होके नीचे वाले पार्ट में गया, यहाँ से पंप होके निकला बॉडी पार्ट में गया, बॉडी ने ऑक्सीजन ले ली, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा नाम की वेंस लेके आई वापस से राइट पार्ट में, यहाँ से पंप होके नीचे गया, फिर यहाँ से पंप होके लंग्स में गया पल्मोनरी आर्टरी नाम की ट्यूब से। ये सारा मैकेनिज्म हुआ है। फिर से समझ लो एक बार फिर से। पल्मोनरी वेन है, वो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आई इस पार्ट में, इस पार्ट में, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? लेफ्ट एट्रियम। यहाँ से पंप होके नीचे गया, नीचे के पार्ट को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। यहाँ तक चले गया। यहाँ से पंप होके ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ जरूरत है? बॉडी को जरूरत है ना, तो बॉडी में पहुँच गया। कौन ने पहुँचाया? ऑर्टा नाम की ट्यूब ने। फिर क्या हुआ भाई? फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड की बात आई, CO2 वाले। ये वेना कावा नाम की ट्यूब है, जो ऊपर के पार्ट और नीचे के पार्ट दोनों से CO2 वाला ब्लड ला रही है, इस पार्ट में डाला। जैसा उधर हुआ था ना वैसे इधर हो रहा है। फिर वहाँ से पंप होकर नीचे गया, CO2 वाले ब्लड को, CO2 को निकालने की जरूरत है ना, उसको पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक ले गई CO2 निकालने के लिए। तो हार्ट के अंदर जो ट्यूबें ब्लड लाती है, कौन लाई? पल्मोनरी वेन लाई, वेना केवा लाई। तो हार्ट के अंदर तो कौन लाती है? वेन्स। और हार्ट से बाहर कौन ब्लड ले जाती है? आर्टरी। CO2 वाले को कौन ले गई? पल्मोनरी आर्टरी। ऑक्सीजन वाले को कौन ले गई? ऑर्टा। ठीक है, समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। वापस देख लेना बैक करके अगर समझ में नहीं आया तो। और हार्ट के अंदर लेफ्ट और राइट पार्ट को सेपरेट करने के लिए बीच में एक वॉल है, ताकि ऑक्सीजन और CO2 वाला ब्लड कहीं मिक्स ना हो जाए। इस वॉल को क्या बोलते हैं? सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। अगर मिक्स हो जाता है ऑक्सीजन और CO2 वाला तो राइट टाइम पे एनर्जी थोड़ी ना मिलती। चलो अब समझते हैं इसको, जो पढ़ा इसको धीरे धीरे समझते हैं। देखना क्या पढ़ा अभी तक अपन ने, उसको सबको आराम से धीरे धीरे समझो। अपन ने ये पढ़ा कि भाई हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है जो किससे बना है? कार्डियक मसल से। ये फिस्ट जितनी साइज का होता है, मुट्ठी जितनी साइज का होता है। पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं,
ऊपर के दो चैम्बर को बोलते हैं एट्रियम, एक को राइट बोल दो एक को लेफ्ट बोल दो, और नीचे के दो चैम्बर को वेंट्रिकल। बनाया था ना आपने इस तरह से हार्ट, इनको एट्रियम और नीचे को वेंट्रिकल, ऐसे नाम दे दो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड सिस्टोल। ऐसा आपने कभी सुना होगा, ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक डायस्टोलिक है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल बोलते हैं और रिलैक्स को डायस्टोल कहते हैं। अब आर्टरीज, दीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन, ठीक बात। पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है जो CO2 वाले ब्लड को कैरी करती है। मतलब मेनली ये बात है कि भाई प्रेशर से जहाँ भी ब्लड आएगा वहाँ पर आर्टरी की जरूरत है, इतनी सी बात है। 9th में पढ़ा था तुमने। और अपनी बॉडी में ऐसी ट्यूब होती है जो CO2 वाले ब्लड को कैरी करती है, उन्हें बोलते हैं वेन्स। ये ब्लड हार्ट के अंदर लेके आती है, ठीक है। अच्छा, वेन्स में जगह जगह पर ऐसे स्ट्रक्चर भी होते हैं, वॉल्व कहते हैं, जो ब्लड को वापस बैक नहीं जाने देते, बस एक ही डायरेक्शन में ब्लड जाता है, अगर बैक आने की कोशिश करेगा तो ये बंद हो जाएंगे, इन्हें क्या बोलते हैं, वॉल्व। आप भी समझ लें कि अपनी आर्टरी बीच बीच में स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें वॉल्व कहते हैं। ब्लड फ्लो करता है, यहाँ से आराम से जा रहा है इधर, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन कभी बैक फ्लो हो, अगर मान लो पीछे आना चाहे तो ये वॉल्व बंद हो जाते हैं और पीछे नहीं आने देते ब्लड को। तो ये खासियत है वेन्स की, जिनमें क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व नाम के स्ट्रक्चर, जो ब्लड को वापस पीछे नहीं आने देते। तो देखो अब इसको फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं सब चीज़ों को। जैसे 9th में आ गया था आपके ब्लड के बारे में, तो हार्ट पंपिंग ऑर्गन है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आएगा। अभी देखा था डायग्राम, देखा था, जब वो रिलैक्स होगा, जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कहाँ ब्लड जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में। लंग्स ऑक्सीजन ले लेगी, क्या करेगी, लंग्स CO2 निकाल देगी और ऑक्सीजन भर देगी। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा जब वो रिलैक्स होगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वेंट्रिकल में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट्स में। किसके थ्रू, ऑर्टा के थ्रू। बॉडी पार्ट ऑक्सीजन ले लेंगे, CO2 जनरेट करेंगे। तो देखो पूरी साइकिल में चल रही है, बहुत बढ़िया साइकिल बना रखी है। देखो ध्यान से, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। इस सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहते हैं, क्योंकि ब्लड 2 बार हार्ट में आता है एक साइकिल के दौरान। भाई जैसे लंग्स है, ये हार्ट है, मान लो ये हार्ट है अपना, तो एक बार ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड, ये निकला यहाँ से, है ना, ये लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, हार्ट में आया, हार्ट के इन सेक्शंस में आया, यहाँ से निकला ऑक्सीजनेटेड, बॉडी में गया, बॉडी ने ऑक्सीजन काम ले ली, और CO2 वाला ब्लड अब लंग्स में जाने की बजाय पहले हार्ट में आया, फिर हार्ट से नीचे आया, फिर वापस लंग्स में गया। तो पूरा एक बार लंग्स से लंग्स तक आने में 2 बार हार्ट से निकला। ये देखो, ये निकला हार्ट से, डायरेक्ट लंग्स में नहीं आया, वापस से हार्ट में आके प्रेशर पाके फिर लंग्स में गया। इसलिए इस सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं अपन, डबल सर्कुलेशन। एक कंप्लीट साइकिल में 2 बार हार्ट से निकल रहा है। भाई हार्ट करता क्या है, पंप करता है, प्रेशर देता है। तो प्रेशर पाने के लिए वापस से हार्ट में जाना पड़ा, ताकि प्रेशर से लंग्स में जाएगा तो ऑक्सीजन ये CO2 इजीली आउट कर देगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, क्या, ये पतली पतली ट्यूबें हैं, इन्हें तो कैपिलरी बोलते हैं, वेन बोलते हैं, और ये बड़ी ट्यूबें इन्हें आर्टरी बोलते हैं, है ना। इनको क्या नाम देते हैं, आर्टरी। अब इनको बीच में जोड़ने वाली फाइन ट्यूब्स भी है, इन ट्यूबों को क्या बोलते हैं अपन, कैपिलरी बोलते हैं। बहुत पतली पतली बारीक ट्यूबें हैं जो इनको आपस में कनेक्ट कर रही है। इन फाइन ट्यूबों को क्या बोलते हैं, कैपिलरी, ठीक है।
वापस समझना, ये आर्टरी, इसकी ब्रांचेस बना दो, ये ब्रांचेस जोड़ दो वापस से, और ये नई ट्यूब बना दी। इस नई ट्यूब का नाम क्या दिया? वेन। नई ट्यूबों का नाम क्या दिया अपन ने? वेन्स। तो इन फाइन ब्रांचेस को क्या बोलते हैं? कैपिलरी। ये ध्यान रखना। इसमें होता क्या है कैपिलरी में? ये क्या होता है, ब्लड तो यहाँ फ्लो कर रहा होता है ऐसे, फ्लो कर रहा होता है ब्लड, है ना, ऑक्सीजन वाला। अब क्या होता है, इनकी वॉल बहुत पतली होती है, देखो कैपिलरी की, तो कुछ अमाउंट में प्लाज्मा और वाइट ब्लड सेल इसकी वॉल से निकल के बाहर आ जाते हैं। आगे, और वहां बैठे हुए, मान लो यहाँ कोई टिश्यू है, तो यहाँ से ये बाहर आ गए, और ये क्या आ गया बाहर? ये एक लिक्विड आ गया बाहर इन ट्यूबों से, और इस पूरे टिश्यू को सराउंड कर लिया, टिश्यू को सारे यूजफुल मटेरियल दे दिए, ऑक्सीजन भी ले ली। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन तो ले ली, अब जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको वापस इन ट्यूबों में डिफ्यूज कर दिया, और फिर यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स में भेज दिया गया। तो कहानी समझ में आई होगी तुम्हें? क्या हो रहा है, यहाँ से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें ब्लड में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट है, ये ब्लड आ रहा है। जब ब्लड आया तो उसके सारे कंपोनेंट, ऑक्सीजन वगैरह सब इधर टिश्यू में चले गए। लिम्फ कहते हैं इस लिक्विड को जो अलग से ये निकल के आया। इसने क्या करा, ये ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड तो यूज ले लिया, अब क्या हुआ, CO2 वाला ब्लड, CO2 जनरेट करी, अब इस CO2 वाला ब्लड यहाँ डिफ्यूज कर दिया गया। ऑक्सीजन लेने के बाद वेस्ट कैसे है ना, वो लिम्फ वापस से इसमें डिफ्यूज कर दिया लिम्फ में, और ये CO2 वाला ब्लड यहाँ से लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए। तो कैपिलरी ऐसी ट्यूब हुई जहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। क्या एक्सचेंज हो रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऑक्सीजन तो इधर आ रही है, टिश्यू के पास आ रही है, और टिश्यू से जो CO2 जनरेट हो रही है वो वापस लिम्फ में आ रही है, और लिम्फ उसको वापस से इधर लेके जा रहा है। तो हुआ क्या, हुआ ये कि इन कैपिलरी में से कुछ लिक्विड ऐसे ड्रेन होके बाहर आ गया है, उसे लिम्फ बोला। वो है क्या एक्चुअली? वाइट ब्लड सेल है, WBC है, ऑक्सीजन भी है उसमें घुली हुई, फूड भी है उसमें घुला हुआ, वो सब इधर निकल के आ गए, और इस टिश्यू को सारे मटेरियल मिल गए, और अपने वेस्ट मटेरियल टिश्यू ने वापस से उस लिक्विड में डाले, और वो लिक्विड ने वो वेस्ट इन ट्यूबों में डाल दिया, उसे बोला वेन्स। और ये वेन्स हार्ट तक जा रही है, लंग्स तक जा रही है वापस से, और वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। तो कैपिलरी के बारे में सारी जानकारी हो गई है। तो देखो कैपिलरी के बारे में इतना सारा समझाया। तो कैपिलरीज क्या है? ब्लड वेसल्स, बहुत थिन वॉल ब्लड वेसल्स है। अब ब्लड के बारे में देखो, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ऐसा पढ़ रखा है। ब्लड के अंदर कंपोनेंट होता है प्लाज्मा, सेल्स और प्लेटलेट। प्लाज्मा क्या होता है? इट इज़ द पेल कलर लिक्विड विच इज़ मोस्टली कंपोज ऑफ वाटर, ठीक है। ब्लड सेल कौन कौन से होते हैं? रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, कॉर्पसल्स भी कहते हैं। ये रेड कलर के होते हैं, क्यों? क्योंकि प्रेजेंस होता है हीमोग्लोबिन का, है ना। हीमोग्लोबिन कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ठीक है। और CO2 कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ध्यान रखना, प्लाज्मा, ब्लड का प्लाज्मा, ये नहीं, प्लाज्मा। वाइट ब्लड सेल पेल वाइट कलर के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इम्यूनिटी, ये तुम जानते होगे। और प्लेटलेट ये 9th में पढ़ा है, ब्लड क्लॉटिंग में काम करते हैं। कहीं से इंजरी से ब्लड लीक हो रहा हो
तो वहाँ पर ये प्लेटलेट नाम के सेल आ जाते हैं और लीक होने से रोक देते हैं ब्लड को। स्क्रीनशॉट ले लें और इसको रीड करें, 5-7-10 बार रीड करें तब अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। अब मैंने अभी लिम्फ भी तो समझाया, क्या समझाया था लिम्फ में कि भाई कैपिलरी में से कोई लिक्विड निकल के आ गया है, उसे लिम्फ कहते हैं। कैपिलरी में से निकल के आया ना, ये तो बताया। और वो टिश्यू के आसपास सर्कुलेट होता रहता है, टिश्यू को मटेरियल देता है और टिश्यू के मटेरियल वापस लेता है। लिम्फ में वाइट ब्लड सेल भी होते हैं तो इम्यूनिटी भी देता है टिश्यू को। ठीक है, लिम्फ क्या कर रहा है, टिश्यूज को तो ऑक्सीजन दे रहा है और टिश्यू की CO2 को वापस से वेन्स में भेज रहा है, जम्स को मार रहा है लिम्फ। देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कैपिलरी में से निकला हुआ लिक्विड है। मैंने सिखाया था ना अभी एक डायग्राम, ये भाई आर्टरीज आ रही है, उसकी ब्रांचेज हो जा रही है, ऐसे डायग्राम सिखाया था। इन ब्रांचेस को, बहुत पतली पतली ब्रांचेस को क्या बोल रहे थे, कैपिलरी बोल रहे थे। और फिर मैंने क्या बोला था, ये सब जुड़ भी गई वापस से। तो इस इधर इन ट्यूबों से, ये पतली पतली ट्यूब में से ब्लड जा रहा है, इन पतली पतली ट्यूबों को क्या बोल रहे हैं, कैपिलरी। इन ट्यूबों को क्या बोल रहे हैं, कैपिलरी, है ना। क्या नाम है इनका, कैपिलरी। ये वाला सेक्शन। तो अपन ने डबल सर्कुलेशन तो अभी डायग्राम में ही सीख लिया ना भाई, वापस देख लो भले ही। क्या सिखाया, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया, पंप होके नीचे गया, वहाँ से वापस निकला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में गया, बॉडी के सारे टिश्यूज़ तक गया, टिश्यूज़ ने ऑक्सीजन ले ली, CO2 बनाई, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विना केवा नाम की ट्यूब से हार्ट में आया, राइट एट्रियम में, वहाँ से पंप होके नीचे राइट वेंट्रिकल में गया, वहाँ से पंप होके निकला और एक आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, वो CO2 वाले ब्लड को लंग्स में लेके गई, लंग्स ने CO2 निकाल दी और वापस O2 साइकिल चला दी। दिस इज कॉल्ड व्हाट, डबल सर्कुलेशन। 2 बार हार्ट से निकला ब्लड, दिख रहा है ना, एक बार ऑक्सीजन वाला गया, फिर वापस से CO2 वाला भी हार्ट में जाना पड़ा ताकि प्रेशर मिले और फिर लंग्स में जाए, फिर निकाले CO2। दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। समझ में आया होगा। द लैंग्वेज इन हार्ट, ब्लड passes through heart twice in cardiac cycle. This type of circulation is called double circulation. ठीक है, एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स को क्या बोलते हैं, 1 कंप्लीट कार्डियक साइकिल। हार्ट बीट अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट, ये याद रखना नॉर्मल में, ठीक है। और इन ए कार्डियक साइकिल मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने में हार्ट पंप आउट 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। तो 1 मिनट में 4900 मिलीलीटर एक तरह से पंप कर रहा है। अब डबल सर्कुलेशन होने से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और CO2 का फटाफट ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और अपन जो वार्म ब्लडेड है, जिनको ऑक्सीजन अच्छे से चाहिए, उनको फटाफट मिल रही है। स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपन समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स।